हाँ बेटा बोलो। क्यों नहीं आए थे पहले हमको ये बताओ, हम तुमको बहुत मिस कर रहे थे कि हमारे आईटी एक्सपर्ट नहीं आए। अच्छा अच्छा। अब बेटा पूरा चीज रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि हल्का सा रिवाइज करवा दूंगा। बाकी पीपीटी में प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसको अच्छे से पूरा देख लेना है ना, क्योंकि क्लासेस बहुत कम बची हैं। हाँ वही वही चीज रिवाइज करवा दूंगा। और क्लासेस क्योंकि दो ही तीन बची हैं, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा स्पीड से चीजें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वी विल मिस द डेडलाइन। और मुझे लगता है शायद दो पीरियड और बचे तुम लोगों के नेक्स्ट वीक में। थ्योरी कल तो पेपर ही शुरू हो जाएगा। हाँ थर्ड से शुरू हो रहा है ना बेटा। यस, थर्ड को संडे है, फर्स्ट को मंडे, सेकंड। हाँ सर, हाँ 2 पीरियड नेक्स्ट वीक का भी बचा रहेगा। वही वही मैंने कल लिखा था कहीं पे, मैं देख रहा था कितने क्लासेस बची हैं, दो ही पीरियड बचे हैं। और ये चैप्टर इतना बड़ा है दैट वी कैन नॉट स्किप इट, है ना। अच्छे से इसको पढ़ना भी है, टाइम भी कम है, तो वी हैव टू मेंटेन अ स्पीड। अब आपकी क्लासेस जो हैं वो 10th बी ना, बी 25 और फिर 31 जनवरी, देन 1 फरवरी, देन 2 फरवरी। अच्छा हाँ संडे भी तो होगा एक, ठीक है। वी डोंट हैव मच टाइम। चलो ठीक है, मैं आप पीपीटी तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आपके पास पढ़ने के लिए रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी, बस पढ़ना आपको है ना, वो हम नहीं करवा पाएंगे खुद। पढ़ना तो तुम ही लोगों को है, तो मैं रिसोर्सेस अवेलेबल सारे करा दूंगा। पीपीटी आज शाम तक तुम लोगों को मिल जाएगी हर हाल में, पूरे चैप्टर की। चलो ठीक है, टाइम हो गया है, वी शुड स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कितने बच्चे आए हैं आज? 11। 11, ठीक है चलो। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कल, यहाँ पर कल हम लोगों ने एक जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ है ना, ताकि जो बच्चे कल नहीं थे उनको भी समझ में आ जाए। फिर कोई आया क्या? सो दिस इज अ चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जाना कि लार्ज क्वांटिटी में जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, दैट इज टर्म्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने देखा था कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं दे आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, और फिर मेक इन इंडिया पे मैंने बोला था, किसी ने कुछ देखा? अगर देखा हो तो क्विकली जल्दी से मुझे दो तीन पॉइंट्स बताओ। सर आपने अच्छा कल मेक बता इन, तो दिया था। क्या बताया था? बताओ, वही बता दो जो बताया था। सर इंडिया में प्रोडक्शन एम्पावर करना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, वेरी गुड। और इसका लोगो क्या लोकल था, किसी को इंडस्ट्रीज याद को है? पावर अप करना है, मतलब लोकल को वोकल बनाना है। हाँ वोकल फॉर लोकल का आइडिया, ठीक है। अच्छा इसका लोगो क्या है, किसी को याद है? बहुत पॉपुलर ये सर लोगो एक था। गियर वाला शेड है। हाँ बब्बर शेर, गिर वाला शेर, वो चलता हुआ, जिसमें वो जो पूरा बॉडी पार्ट्स उसका जो है वो मतलब जैसे मशीन्स में वो पुर्जे नहीं होते ना, उसकी मैकेनिकल तरह मोटर। उसी से पूरा बना हुआ था। ठीक है चलो। तो मेक इन इंडिया के बहुत सारे सब कंपोनेंट्स थे, जिसमें से कुछ थे जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्किल अप मिशन हो गया, है ना, देन डिजिटल इंडिया वाज आल्सो इट्स पार्ट। और इसी तरह जितने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी ताकि हम ओवरऑल इंडिया को एक हब बना सकें। ओके, प्रोडक्शन हब, मैन्युफैक्चरिंग हब।
चलो नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, और इसके अलावा जो हमारा एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको स्ट्रांग बनाता है। ओके, तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो प्लेस है वो स्ट्रांग होती है, और फिर इकोनॉमी को एट एट एन ओवरऑल बूस्ट अप करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये बिल्कुल घोल के पी जाओ, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। तो इसको अगर आपने समझ लिया तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो इस पे मैं डिटेल पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आज बाकी भी चीजें करनी है, तो अभी के लिए इसको मैं नहीं रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कल। हाँ, इसके बाद हमने बोला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में क्या रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, या फिर सिंपली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट, है ना, या फिर डिस्कस इन ब्रीफ, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको 4-5 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि किस तरह से जब इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता है तो अर्बनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट टुमारो, है ना। और मैंने इसमें पूछा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, पढ़ा किसी ने कुछ थोड़ा बहुत, एक दो पॉइंट्स बताइए। नहीं पढ़ा, ऑलरेडी सर क्या मैंने पूछा? हाँ बताओ क्या पढ़ा इसमें, बताओ। सर आपने क्या पूछा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किसे कहते हैं? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खास करके नए स्टार्टअप कंपनीज के लिए होता है, जिनमें सर जो नए स्टार्टअप कंपनी उनको 5 साल तक के लिए छूट दी जाती है कि उनके जो लेबर्स होंगे मतलब वो परमानेंट नहीं होंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब होगा, उनको फैसिलिटीज मिलती है। और सर ये सब होता है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे और ज्यादा से ज्यादा एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज आके उन स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। वेरी गुड, वेरी गुड, यही था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। हम लोगों ने पढ़ा था कल कि फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन में एक गवर्नमेंट पॉलिसी वाज आल्सो अ फैक्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के पोटेंशियल को पहचानती है कि सपोज दिस इज उड़ीसा एंड दिस इज वेरी रिच इन आयरन ओर, तो हमें इस एरिया को डेवलप करना है अगर, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो कुछ स्पेशल उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो वो कुछ एरिया डिसाइड कर लेते हैं। ये एरिया इस इंडस्ट्री के लिए बहुत पोटेंशियल है इसमें, तो हम इसको डेवलप करने के लिए लोगों को इनवाइट करेंगे, और वहां पे अगर इंडस्ट्री वो लोग डालेंगे तो हम उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हम उन्हें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन देंगे, कम रेट पे बिजली देंगे, है ना, पोर्ट्स की फैसिलिटी देंगे, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज देंगे, नेटवर्क देंगे। ये सब चीजें जहां पे अच्छे से डेवलप की जाए, दैट इज नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, तो ये भी कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक मार्केट और इंडस्ट्री के बीच में लिंकेज को डिस्कस किया था कि कैसे रिलेटेड होते हैं इंडस्ट्री और मार्केट, आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो जो मैं भाई इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो बिल्कुल मार्क कर लो कि कुछ भी छूटे वो ना छूटे, है ना, प्री बोर्ड्स के लिए। फिर हमने इंडस्ट्रीज का टाइप्स डिस्कस किए थे, यहां तक बात हुई थी, है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे हम बांट सकते हैं, एग्रो और मिनरल के फॉर्म, मिनरल के टाइप्स में। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अगर हम देखें तो लार्ज स्केल के, स्मॉल स्केल, और दो दो टाइप में, हाँ ये भी। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, तो इसमें 4 टाइप्स हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, क्विक। कल बताया था, बताइए जल्दी सर से। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। क्या चीज? सर शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ओके, हाँ वहाँ कॉपरेटिव्स काफी हैं शुगर इंडस्ट्री के। कोई और अच्छा सा एग्जांपल जो कल मैंने बताया था, किसी को याद है? बहुत फेमस है वो, कॉपरेटिव्स वही शुरुआत ही हुई थी इंडिया में कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज की। अमूल, अमूल मिल्क की जो बात हम करते हैं, आनंद एसोसिएशन है वहां पे पूरा, इसके बारे में एक फिल्म भी बनी है प्रॉपर पूरी।
श्याम बेनेगल ने बनाई थी। मंथन द चर्निंग, जिसमें पूरी स्टोरी है कि अमूल कैसे डेवलप हुआ और वर्गीस कुरियन कैसे व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए, उन्हीं का पूरा वो था ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वर्गीस कुरियन। तो मिल्क प्रोडक्शन में कोऑपरेटिव्स की हेल्प लेकर उन्होंने पूरा अमूल का आइडिया खड़ा किया था उस टाइम में, है ना, 80s के दौरान या 70s के दौरान की बात है। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर का। ठीक है, इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अब कितना ज्यादा मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, इस बेसिस पे बांटे तो दो टाइप की इंडस्ट्रीज है, एक हैवी और एक लाइट। ठीक है, इन सभी इंडस्ट्रीज के एटलीस्ट दो दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, सर हेलो, हाँ बताइए बेटा। सर सर एक और क्लासिफिकेशन तो था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मेन रोल उसमें क्या क्लासिफिकेशन है? सर, उसमें एक बेसिक इंडस्ट्री होती है और सर एक कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। ये बुक में आपके दिया है, मेंशन है? यस सर। अच्छा, हो सकता है स्किप हो गया हो मुझसे, गलती से देखा ना हो मैंने ध्यान से, बट उसको भी आप देख लो, अगर दिया है तो जरूर होगा, है ना। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने भूल गया हूँ या ना देखा हो, उसको भी देख लो। ठीक है, हाँ चलो, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, जो भी इंडस्ट्रीज हमारे रॉ मटेरियल जहां से हमें एग्रीकल्चर से जब मिलता है तो उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, अब बेटा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझो, क्या बताने जा रहा हूं मैं। आपके सिलेबस में बहुत सारी इंडस्ट्रीज दी हैं, ठीक, जैसे कॉटन इंडस्ट्री दी हुई है, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, देन आपको और कौन सी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, और आयरन एंड पेट्रोकेमिकल भी स्टील इंडस्ट्री। है ना। तो जितनी भी इंडस्ट्री है, उन सभी इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको एक जनरल सा आंसर लिखना हो, ठीक है, तो ये उसका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेम का काम क्या होता है? एक फ्रेम हमारे पास होता है, हम उसमें चाहे जो फोटो लगा दें, है ना। तो फ्रेमवर्क यहाँ पे उसी तरह है कि कोई भी इंडस्ट्री आपसे उठा के पूछ ले, आपको अगर ये पॉइंट्स आते हैं तो यू कैन राइट अबाउट इट वेरी वेल। ठीक, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, जनरल इंफॉर्मेशन। बुक में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, अगर उतना सब लिखने जाओगे तो परेशान होगे या फिर याद भी नहीं कर पाओगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन में आप 2 से 3 पॉइंट्स मेंशन कर दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंडिया की कौन सी रैंक है ना, आप ये मेंशन कर सकते हो, या फिर वो कब इंडिया में शुरू हुई, आप ये मेंशन कर सकते हो। वो इकोनॉमी को किस तरह हेल्प कर रहा है, आप ये मेंशन कर सकते हो। तो सिंपल से 1 2 3 पॉइंट्स इसमें आप डाल दो। ठीक, उसके बाद आपको मेंशन करना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट जूट इंडस्ट्री, तो जूट इंडस्ट्री अगर वेस्ट बंगाल में फ्लोरिश हो रही है तो क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसे वहां पे फ्लोरिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे कि वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है ना, अभी सर बात वाटर करेंगे जूट की, अवेलेबिलिटी। है ना। तो ये आप मेंशन कैसे करोगे? सब बुलेट पॉइंट्स में होगा, कहानी मत लिखना, ज्योग्राफी में कहानी से काम नहीं चलने वाला। आपको सिर्फ 2 3 4 बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर दो, या फिर एक एरो बना के फ्लो चार्ट जैसा कुछ 4 5 पॉइंट डिस्कस कर दो, जैसे मैंने टाइप्स में दिखाया था आपको, है ना। तो ये आप कर दो। उसके बाद मेन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन दिखाओ कि इंडिया में जूट की कौन कौन सी प्रोडक्शन है, या कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है। इसके लिए आप सबसे फास्ट तरीका क्या है, जल्दी से एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाओ, 2 3 पॉइंट्स दिखा दो कि ये लोकेशन है ना, ये आप दिखा सकते अब हो। सर या मैप फिर हमें नहीं बनाना आता। क्या बेटा, सर मैप कैसे बनाएंगे? मैप कभी बनाए नहीं हो क्या तुम लोग? सर सर बनाए पेंसिल थे। से बनाएंगे और क्या। हाँ, वही अरे चीज बट मैं सर कह रहा हूँ, आता थोड़ी सिंपल। मैप बनाना। सर आता तो है सर, कोई बात नहीं, बना लेंगे। आता, सुनो सुनो, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उनका नाम भी मेंशन कर दो। ठीक है, यस। अगर मैप बना दोगे तो अलग इंप्रेशन पड़ जाएगा। एक चीज जान लो, ज्योग्राफी में मैप की स्किल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये स्किल बिल्कुल अपना दिमाग में बैठा लो कि कुछ आए ना, मैप बनाना तो आना चाहिए इंडिया का। अब रेगुलर क्लास होगी तो मैं वहां तुम लोगों से खूब मैप बनवाऊंगा बोर्ड पे,
है ना। अब उम्मीद कर रहा हूँ, देखो कब होती है, कब मुलाकात होती तुम लोगों से। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर मैप नहीं बना पा रहे हो, दैट्स फाइन, आप दो चार उसके जगह के लोकेशन के नाम मेंशन कर दो, दैट इज सफिशिएंट। फिर आपको दिखाना है कि ये इंडस्ट्री जो है इसका एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं। इंपोर्ट का जनरली ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया कि अगर इंपोर्ट का केस हो तो वो भी आप डाल दो। अदरवाइज ये जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके नाम 4-5 मेंशन कर दो। ठीक। फिर अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली सिर्फ इसी पॉइंट पे क्वेश्चन भी बन सकता है। What are the problems faced by Indian cotton textile industry? ठीक, या challenges faced by cotton textile industry, या फिर iron and steel industry, या फिर bauxite aluminium industry, है ना, या फिर आईटी इंडस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका बहुत चांस है कि आपके क्वेश्चन बन सकता है आइदर इन प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम एज वेल। तो इस पे बहुत फोकस करना है आपको। ठीक है, ये फिर आया क्या क्लास में। हाँ, इसके बाद हम आते हैं सजेशंस टू इम्प्रूव या वे फॉरवर्ड। आपने इतना बता दिया, उसके बाद दो तीन तीन पॉइंट्स मैक्सिमम आपको बताने हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हम क्या सजेशन निकाल सकते हैं, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने एक चैलेंज या प्रॉब्लम डाली कि आउटडेटेड या डिलैपिडेटेड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर सिंपली आउटडेटेड मशीनरीज, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मॉडर्नाइजिंग द इंडस्ट्री, है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीन्स, ऑटोमेशन ऑफ मशीन्स। तो ये आपका सजेशन हो गया। तो जो चैलेंजेस हैं और सजेशंस हैं ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कि जो आपने चैलेंज लिखा है उसी उसी से रिलेटेड आपको एक सॉल्यूशन डाल देना है। ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ऑप्शनल है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये है कि अगर उससे रिलेटेड आपको कोई रिसेंट में गवर्नमेंट स्कीम मालूम है तो आप उसे मेंशन कर दो कि इन इंडिया रिसेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम टू प्रमोट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके, जैसे कि आपका ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो पीएम मित्रा स्कीम एक लॉन्च हुई है अभी रिसेंट में। फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मेंशन कर दो, बस जान जाएंगे कि तुम बहुत ज्ञानी हो, है ना। तो इतना सिर्फ मेंशन कर दिया, आपका काम बन गया। अगर ये फ्रेमवर्क आप याद कर ले गए तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो गया। ठीक, जितनी भी इंडस्ट्री है आप धड़ाधड़ सारी करते चले जाओगे, और मैं ये करके दिखाऊंगा अभी आपको। मैंने और जितनी भी इंडस्ट्री मेंशन की है इसी फ्रेमवर्क पे लिखा है। ओके, चलो, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, नो सर। कोई कंफ्यूजन किसी को। ओके, चलो अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले ये जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक, जो मैंने बात की थी कि पहला पॉइंट क्या होता है, contributes significantly to industrial production। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है उसका 14% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया, अच्छा है, फैक्ट है। फैक्चुअल जो चीजें जो है जो डेटा से रिलेटेड है वो अच्छा इंप्रेशन डालती है आंसर में, तो यू कैन मेंशन एनी फैक्ट लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली और सॉरी डायरेक्टली भी 35 मिलियन लोग जो है वो डायरेक्टली इसमें एंगेज है। ठीक है, इंडिया के अंदर द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। इससे ज्यादा सिर्फ एग्रीकल्चर में लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज जो सेकेंड नंबर पे है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व है। ठीक, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, जितना भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही है वो सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से वो 24.6% हो रही है। ओके, एक ये पॉइंट हो गया। हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है इसका, 4%, 4% के करीब इसका कंट्रीब्यूशन है। ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इकलौती ऐसी कंट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, मतलब पूरी इंडस्ट्री खुद पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सारा काम इंडस्ट्री के अंदर ही हो जाता है, उसको किसी इंटरमीडिएट इंडस्ट्री की रिलेशन की जरूरत नहीं है, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आपकी यार्निंग भी हो जाएगी, आपका स्पिनिंग भी हो जाएगी, आपकी मतलब जितना भी प्रोडक्ट मतलब स्टेप्स आते हैं कपड़े बनाने में वो सारे आपके इंडस्ट्री में ही हो जाते हैं।
ठीक है, इसीलिए वैल्यू चेन इसकी कंप्लीट होती है। समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ, अब इसमें देखो मैंने मेंशन कर दिया पीएम मित्रा स्कीम, ये भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी रिसेंटली, एक स्कीम थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए, या जो जो उनके चैलेंजेस हैं प्रेजेंट टाइम में उसको दूर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब आती है बारी वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये ऐसे ही डायग्राम है सिंपल सा, इसको आप लोग देख लो कि किस तरह से वैल्यू एडिशन होता रहता है हर स्टेप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। जैसे कि हमने शुगर की बात की थी कि शुगर केन का पैसा, शुगर केन आपको 10 रुपए में हो सकता है मिल जाए, है ना, लेकिन जब आप जैगरी खरीदोगे या शुगर खरीदोगे जाके प्रोसेस्ड, तो वो आपको 30 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी बनती है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एवरी स्टेप इन जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें शुगर बनाने में, हर स्टेप में आपके वैल्यू का एडिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइबर का प्रोडक्शन हुआ तो हमको रॉ फाइबर मिला, जब हमने उसकी स्पिनिंग कर दी तो हमको यार्न मिलेगा, उसका पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। फिर जब हमने उसको वीविंग या निटिंग कर दी, है ना, उससे कपड़ा बना लिया तो हमको फैब्रिक मिल जाएगा। ओके, फिर उसकी जब डाइंग एंड फर्निशिंग कर ली तो हमको अल्टीमेटली गारमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो हर स्टेप में वैल्यू एडिशन हो रहा है, रॉ फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक बना, फैब्रिक से गारमेंट्स बने, है ना, और गारमेंट्स पूरा मैन्युफैक्चर होके मार्केट में फिर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट यस सर। एवरीवन? यस बाकी सर। लोग भी बोलो। हाँ, ठीक। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? नो सर। चलो ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो कॉटन टेक्सटाइल, ये पहली इंडस्ट्री है आपके सिलेबस में, और इसको मैंने उसी फ्रेमवर्क में डाला है, पूरा ध्यान से समझो। ठीक है, ये समझ लोगे तो बाकी इंडस्ट्री आप खुद ब खुद सारा कर लोगे। बाई चांस इफ आई डोंट गेट मच क्लासेस, हालांकि नोट्स दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा खुद से भी काम करना सीखो, तो इसको समझ लो पहले अच्छे से। कॉटन टेक्सटाइल में इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो कि जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इंडिया में बनी, वो कब बनी थी? मुंबई में 1854। ठीक, उस टाइम से इसकी शुरुआत हुई। It supports many other industries such as chemicals and dyes, packaging material and engineering works. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब बनेगी तो सिंपल सी बात है, जब आप यार्न बनाओगे तो सिर्फ व्हाइट कलर का तो करोगे नहीं, आपको बहुत कलर्स के कपड़े चाहिए होते हैं। तो पहली आपने केमिकल और डाई वाली इंडस्ट्री जो है उसको बढ़िया एम्प्लॉयमेंट दे दिया, है ना, लोग कलर्स बनाएंगे, कलर्स आपको देंगे, तो एक इंडस्ट्री वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। पैकेजिंग मटेरियल, जब आप यार्न बना लोगे उसके बाद उससे फैब्रिक बनाओगे तो उसकी पैकेजिंग के लिए भी आपको सामान चाहिए, तो पैकेजिंग मटेरियल्स को भी आपने सपोर्ट कर दिया। इंजीनियरिंग वर्क्स भी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, पावर लूम्स होते हैं, उनको उनकी देख रेख के लिए इंजीनियर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, है ना, और जो भी होते हैं एसोसिएट लोग होते हैं सारे, तो उन सबको भी इंडस्ट्री जो है ये सपोर्ट करती है। तो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में खड़ी होकर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। ओके, इसी को मैं बोल जो आगे लिखा था कि वैल्यू चेन इसकी कंप्लीट होती है ना, यही मतलब है इसका। उसके बाद आता है हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। अब जो हैंडस्पन होता है, जो खादी खादी के कपड़े देखे हैं आप लोगों ने, थोड़ा सा मतलब रफ कपड़ा होता है बट दैट इज वेरी कंफर्टेबल इन विंटर और समर दोनों में, बहुत अच्छा मतलब स्किन फ्रेंडली कपड़ा होता है। और हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा कि खादी के नाम पे गांधी जी ने पूरा मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, तो वही खादी है ना। तो जो खादी से रिलेटेड लोग जो जुड़े हैं कॉटेज इंडस्ट्री से, बहुत अभी भी जुड़े हुए हैं, खादी ग्रामोद्योग से, गाँव में लोग अभी भी इसको बनाते हैं ना, तो बहुत सॉरी बहुत एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है ये वीवर्स को। ओके, अब देखो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था वहां पे फ्रेमवर्क में, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं? तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में चैप्टर के, है ना, कि कोई भी इंडस्ट्री हो तो बहुत डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ भी काम करेंगे, हमने वही उठा लिए हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखा है कि कॉटन से ही रिलेटेड हो, है ना। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन पहला फैक्टर, जहां अवेलेबल होगा हम वहीं पे इंडस्ट्री डालेंगे,
है ना। देन मार्केट, हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी इंडस्ट्री हो तो उसको लॉन्च होने के लिए मार्केट चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वहां का स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके बाद लेबर, लेबर हमको चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए लेबर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह कॉटन में भी आपको बहुत टाइप के लेबर्स चाहिए। देन मॉइस्ट क्लाइमेट, जो हमारी क्रॉप होती है कॉटन के लिए उसके लिए थोड़ा सा मॉइस्ट क्लाइमेट अच्छा होता है, तो इसलिए मॉइस्ट क्लाइमेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, फैक्टर्स क्लियर हो गए सबको? यस सर। चलो, अब थर्ड पॉइंट हमने वहां फ्रेमवर्क में डाला था, इंपॉर्टेंट सेंटर्स। इंडिया में कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र हो गया, नंबर 2 पे गुजरात हो गया, नंबर 3 पे तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु में कौन सी प्लेस है जो कॉटन के लिए बहुत फेमस है, किसी को पता है? मद्रास। नो 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 मदुराई। नो, उसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोलते हैं, इफ आई एम एग्जैक्टली रिमेम्बर। कोयम्बटूर एक प्लेस है तमिलनाडु में, वो बहुत फेमस है और बहुत अच्छे वहां पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो कोयम्बटूर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में, है ना। इंपॉर्टेंट सेंटर में सिर्फ स्टेट मेंशन करने से काम नहीं चलेगा, एक एक दो दो जो शहर हैं, जो सिटी हैं, उनको भी आप लोकेशन पता करो। अच्छा, मैप वर्क किया तुम लोगों ने कि नहीं किया? अभी नहीं किया ना? तुम लोगों की पिटाई करने वाला है। ऑनलाइन पिटाई का भी एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑनलाइन स्लैपिंग। मैप वर्क पूरा कर लो, नहीं फिर वहां आएगा तो सब आसमान देखोगे, सब लोग पंखे गिनोगे कमरे के बैठ के, ये क्या आ गया है, कोयम्बटूर कौन सी जगह है, तो सुना ही नहीं कभी। हाँ, नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट्स, कि जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो यार्न होता है, यार्न मतलब समझते हो? व्हाट इज यार्न, बताओ जल्दी। किसी को पता कच्चा है कपड़ा, यार्न? हाँ, मतलब अनप्रोसेस्ड। वूल यान सुना है, कॉटन यान सुना है, तो सर मतलब धागा अनप्रोसेस्ड फाइबर धागा होगा। धागा, जो धागा, जो रील होती है ना जिसमें धागा लिपटा होता है। अरे भाई, कपड़ा बनाना है तो पहले धागा ही तो चाहिए, है ना, अलग अलग कपड़े बनाने के लिए। तो यान का मतलब वही होता है, धागा। ठीक है, तो इंडिया जो है अपना यान जापान को एक्सपोर्ट करता है। और भी बहुत जगह है जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, जैसे यूएसए हो गया, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज जितनी है, वहां पे सब जगह हमारा कॉटन एक्सपोर्ट होता है। ठीक, अब आपको मैप याद करना है कि मैप में जो कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत फेमस है, उनको मार्कअप करना आना चाहिए। हालांकि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर लॉन्ग आंसर में है तो आप जल्दी से एक छोटा सा रफ मैप बना दो, उसमें 4-5 लोकेशन दिखा दो। बहुत वहां पे बिल्कुल आर्टिस्टिक क्वालिटीज नहीं चाहिए कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली मैप ही चाहिए हमको जैसे होता है। थोड़ा बहुत पराठे जैसा उसका लुक होगा तो चलेगा, बस इंडिया जैसा हो, है ना, तो समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा ये सूरत है, ये चेन्नई है, अहमदाबाद है। ज्यादातर लोग पराठे जैसा ही शेप बनाते हैं मैप का, तो वो चल जाता है ना। अगर आपने रफ स्केच बनाया तो चल जाएगा, नो इश्यूज। हाँ, ये देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। क्या क्या चैलेंजेस हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लो मार्क। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। जितना भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पे जनरली नहीं हो पाता है ना। बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो थोड़ी सी मतलब कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और जितना भी हमारा 90% या 80% प्रोडक्शन हो रहा है वो छोटी यूनिट्स में होता है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। तो एक तो ये इशू हो गया, है ना। पावर सप्लाई इज एरेटिक, इंडिया में पावर के इशू वैसे भी रहता है, तो इंडस्ट्रीज में भी ये प्रॉब्लम आती है कि हाँ बिजली आ रही, पता चले 4 घंटे के लिए लाइट कट गई तो सब प्रोडक्शन ठप हो गया। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। मशीनरी इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स आर मोस्टली आउटडेटेड। हमारी जो मशीन्स हैं अभी भी हम लोग बहुत पुरानी मशीन्स यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो भी होंगी। कभी आप जाओगे, विजिट करोगे इंडस्ट्रीज में तो देखोगे बहुत पुरानी पुरानी मशीन है ना। लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो लेबर्स है उनका आउटपुट थोड़ा सा लो है क्योंकि मैनुअल लेबर ज्यादा है।
बाकी कंट्रीज में क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स काम कर रही हैं। इंडिया में अभी उतना ज्यादा मॉडर्नाइज हुआ नहीं, तो लेबर्स का आउटपुट उस हिसाब से लो है। स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। इसके अलावा हमारी जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत पॉपुलर हो गया है ना, नायलॉन जैसा है, रेयॉन है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं मार्केट में, तो लोग उनको ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं कई बार कॉटन के कंपैरिजन में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी हमारी करंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है सॉल्यूशन या फिर सजेशन, कि इनको कैसे इंप्रूव किया जाए। हमें वैसे भी ऐसा टेम्परामेंट डेवलप करना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमको सॉल्यूशन सोचना है ना। या आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे बाई चांस 11th में 12th में, तो ऐसा ही टेम्परामेंट रखना है कि कैसा भी क्वेश्चन हो वी हैव टू थिंक अबाउट सॉल्यूशन ओरिएंटेड आंसर। ओके, तो ये अगर आप मेंशन कर दोगे कि वे फॉरवर्ड में या सजेशंस में, सजेशंस टू इम्प्रूव या फिर सिंपली वे फॉरवर्ड, तो आप 3 पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दो। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, कल्टीवेशन ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं कि हमको इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करनी चाहिए, है ना, ऑटोमेशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके अलावा एक लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है, उसको हम अगर कल्टीवेशन उसका करें तो ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन थोड़े डालें जहां पे और अच्छी वैरायटीज कॉटन की डिस्कवर हो सके। ओके, क्लियर हो गया? कॉटन टेक इंडस्ट्री पूरा एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हेलो हेलो, am I audible? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग भाई? मार खाओगे क्या? चिल्लाता रहता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता है। इंतजार करते कोई दूसरा बोले। यही सब करो तुम लोग, बोलने में भी आलस हो जाएगा तुम लोगों को। क्या होगा, तुम लोगों की जनरेशन का भगवान ही मालिक है। कॉटन टेक्सटाइल अच्छे से सबको क्लियर हो गया? तो ये फ्रेमवर्क क्लियर हुआ सबको? जो फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ कि एक फ्रेमवर्क है, हमारा बना बनाया फ्रेम है, उसी में बस आंसर सेट करना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, मैं यस दो सर। तीन इंडस्ट्री और बता रहा हूँ, एक या दो इंडस्ट्री में आपको दूंगा होमवर्क आज, और हर हाल में कल ये काम हो जाना चाहिए, इसमें कोई हिला हवाली नहीं मिलेगी। आपको मैं दो इंडस्ट्रीज दूंगा जिनको आपको सेम फ्रेमवर्क पे उसका आंसर लिखना है। ठीक, बाकी तो मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन दो इंडस्ट्री एटलीस्ट आपको खुद से करनी, वो मैं बता दूंगा कौन सी है, अभी होमवर्क भेजूंगा ग्रुप पे। अब बारी आती है जूट टेक्सटाइल की। जूट टेक्सटाइल भी हमारे इंडिया का बहुत फेमस है ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश नंबर 1 है, और वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारा इंडिया का सब पूरा पार्ट था, है ना, वो अब सब चला गया है बांग्लादेश में पार्टीशन के बाद में, तो वो फर्स्ट हो गया है। हमारे पास जो हिस्सा बचा है उसकी वजह से हम सेकंड है ना। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट कौन है? बांग्लादेश है। नंबर 2 पे इंडिया है। ठीक, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिशरा। कोलकाता में एक जगह है रिशरा नाम की, वहां पे 1859 में पहली जूट मिल स्टैब्लिश की गई। 2 पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिए, काम खत्म। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, चीफ लोकेशंस। कौन कौन सी लोकेशन है? तो दैट इज मेनली सेंटर्ड अराउंड वेस्ट बंगाल, ये मेंशन कर दिया। फिर तीसरे पॉइंट पे तुरंत आ गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी लोकेशन को प्रभावित कर रहे हैं? पहला, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज नियर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आसपास जितना भी एरिया है जहां पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो उसकी प्रॉक्सिमिटी वहां पे काफी है, इसलिए वहां पे मिल्स भी अच्छे से स्टेब्लिश हो जाती है। चीप वाटर ट्रांसपोर्ट, आपको पता होगा कि वहां पे हुगली रिवर से कनेक्टेड है ना, और पूरा ब्रह्मा, क्या बोलते हैं उसको, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है, सुंदरबन वाला एरिया। तो वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पे बहुत चीप है और बहुत इजीली कनेक्टेड है सब जगह, है ना। तो वहां पे इस चीज की फैसिलिटी है। इजी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मिल्स। वाटर ट्रांसपोर्ट के अलावा भी वहां का रोड नेटवर्क और रेलवे
इस चीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत आसान है ना, एक स्टेशन पे रखा सामान, उसके बाद 4 स्टेशन के बाद वहां पे मिले, वहां पे आपका रॉ मटेरियल पहुंच गया, या फिर रोड से आपने पहुंचा दिया, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, आसपास में जो जूट इंडस्ट्री है वहां पे उड़ीसा से लोग वहां बहुत काम करने जाते हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जो भी आसपास के स्टेट्स हैं, असम से, वहां पे चीप लेबर उनको बहुत आसानी से मिल जाती है। कोलकाता इज लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, पोर्ट फैसिलिटी। अब हमने पढ़ा था कल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में कि जहां भी हम अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं वहां पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। आपको एक बैंकिंग चाहिए, आपको पोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज वहां पे कोलकाता, जो कि बहुत पास में पड़ता है, सेंटर है वहां का, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो जूट टेक्सटाइल है वो हमारी कोलकाता के आसपास बहुत अच्छे से फ्लोरिश होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? फैक्टर्स क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो अगला आता है एक्सपोर्ट का पॉइंट। कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है? जो भी जूट प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, सबसे ज्यादा कंजम्पशन तो इंडिया में खुद ही हो जाता है ना, क्योंकि जूट के प्रोडक्ट्स काफी डिमांड में रहते हैं। इसके अलावा मेन मार्केट जो है वो यूएसए, कनाडा, रशिया, यूएई, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक और यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट काफी होता है, जूट के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक, अब मेन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए आप मैप देखिए, और मैप में वेस्ट बंगाल के एरिया को शेड कर दीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक, इसके बाद चैलेंजेस की बात आती है, कौन कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं अभी इस इंडस्ट्री में। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जूट के ही जैसे बहुत सारे आपके सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं, है ना, जो चीप भी पड़ते हैं और मजबूत भी ज्यादा होते हैं, तो लोग उनको प्रेफर करने लगे हैं अब, तो इसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है। ऑब्सोलीट मिल्स एंड मशीनरी, वही सेम कॉटन टेक्सटाइल वाली, कि जो मशीनरी है वो काफी पुरानी है, ऑब्सोलीट हो गई है ना। इसके बाद डिक्रीज इन द डिमांड। सर ये पीपीटी भेज दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ भेजूंगा बेटा, भेज दूंगा, डोंट वरी, वो तो मैंने बोला ही है, मैं सारे चैप्टर जो भी पढ़ाऊंगा सबकी PPT दे रहा हूँ। डिक्रीज इन द डिमांड, इसकी डिमांड काफी डिक्रीज हो गई है, रीजन वही है, कंपटीशन काफी स्टिफ हो गया। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है कि जो वहां के लेबर्स हैं वो आए दिन स्ट्राइक करते रहते हैं, लॉकआउट कर देते हैं ना, काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ये सब, तो एक ये इशू हो गया है, जिससे कि प्रोडक्शन काफी अफेक्ट होता है। अब सजेशन और वे फॉरवर्ड मैंने तुम्हारे लिए काम छोड़ दिया है, ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, DIY। ठीक, क्योंकि हम सब कर देंगे तो तुम लोग बिल्कुल आलसी हो जाओगे। जितना मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसके सजेशंस आपको खुद लिखने हैं। ठीक, इतना काम हो जाएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, कोई रिप्लाई दे दो। यस सर। हाँ, तो मुझे जल्दी से अभी कुछ बता दो, एक दो सजेशंस। वैसे यस सर बोला कौन था, बाथरूम में बैठा है क्या? ये आवाज इतनी गूंज क्यों रही है? जल्दी से बताओ। शिवांश, IT एक्सपर्ट, IT एक्सपर्ट से क्लास में कुछ पूछो तो रिप्लाई नहीं देते हैं, मैसेजेस पे सारे रिप्लाई आते हैं इनके। शिवांश, कैन यू हियर मी? यस सर बताइए अभी हम हैं। हाँ, सृजन है, चलो सृजन ने जिम्मेदारी ले ली। तुम लोग जिम्मेदारी दे देते हो ना, कि कोई ना बोले तो तुम बोल देना, सब तुम नहीं लोग ऐसा बांटे। कुछ नहीं है सर, हमने कहा कि आप गला फाड़ रहे इतनी देर से, लाइए हम ही बोल दें। तो गला फाड़ रहे तो ये तुम लोगों की वजह से ना, तुम लोग रिप्लाई देते नहीं हो, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बताओ सृजन, तुम बताओ इसके क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। सर वही तो समझ में नहीं आ रहा, ज्यूट अब इसके कंपटीटर्स हैं, इससे अच्छे ही होंगे। हाँ ठीक है। हाँ तो अच्छे हैं तो सर अब क्या करें, जूट बंद कर दें प्रोड्यूस करना, और क्या।
ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। हमने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं तो आप उसके सॉल्यूशन बताओ ना। अगर इस तरह सोचने लगे तो अब तो सारी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स है। बताओ सृजन, तुम ही बताओ, चलो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। अच्छा सर, एक काम करिए, पीपीटी खोल दीजिए। पीपीटी खोल दे, चलो ठीक है, पीपीटी ओपन कर दिया। चलो अब बताओ। क्या तुम मिल्स एंड मशीनरी उसकी कॉस्ट बढ़ाएं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं जूट को। कॉस्ट इफेक्टिव बना, ठीक है, वेरी गुड। और और मिल्स एंड मशीनरी इम्प्रूव करें, अगेन वही सीड्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, है हाँ ना, सर, वही मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक ही ये चीज हो सकती है। और अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड को कैसे इम्प्रूव बनाए, हमको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, उनकी मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। जूट प्रोडक्ट्स, ये सर ऐसे सोचा करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थोड़ा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सर बंद कर देते हैं, है ना। तो इस तरह थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा बुक में जो दिया है उसको भी एक बार रीड करो, सिर्फ इसी के भरोसे मत रहो। ये सिर्फ मैंने आपका काम कम करने के लिए है कि हाँ चलो टेस्ट एकदम सर पे है, और आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े, है ना, इसलिए ये हेल्पफुल है। बाकी सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहने से काम नहीं चलेगा। पीपीटी सर ने भेज दिवाई उठा के रख लिया, काम होगा। और जो मैं बोलूं तो रिप्लाई किया करो सब लोग, सभ्यता से। शुगर इंडस्ट्री, क्या चीज? हाँ तो अभी पूछूंगा, सन्नाटा होगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं इस चीज से परेशान हो गया हूँ। मैं इसलिए तुम लोगों को इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोगों को अभी उतना ज्यादा ठीक से पढ़ाया नहीं गया है। कुछ प्रॉब्लम रही होंगी जो भी रीजन, है ना। तो इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ कि बच्चों को नहीं समझ में आया टॉपिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम चिल्लाएंगे क्लास में। समझ में आई ना बात सबको। तो अगर पढ़ा रहा हूं तो उसका मुझे रिप्लाई भी चाहिए प्रॉपरली, सिर्फ बैठ के यहाँ पे सुनना नहीं कथा की तरह। इस सत्यनारायण की कथा चल रही, सुन लो, प्रसाद तो सबको मिल ही जाएगा। जो पूछ रहा हूँ बताओ, वरना मैं तुरंत क्लास कैंसिल कर दूंगा, मुझे कोई वो नहीं है। मैं भेज दूंगा अभी, क्या कहते हैं, 2-3 क्विज बैठ के सॉल्व करो, पढ़ो। इस तरह से काम नहीं चलने वाला कि सर रिप्लाई नहीं देंगे, अच्छा कोई नहीं दे रहा, चलो हम बोल देते हैं। जिससे पूछा जाए नाम लेके बार बार नहीं बोलूंगा मैं। जो उसको जो भी आंसर पता है तुरंत आप रिप्लाई करिए। शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री का भी सिमिलर फ्रेमवर्क हमने बनाया है, ठीक है। सबसे पहला काम, आप उसका इंट्रोडक्शन दो, 1-2 पॉइंट्स में। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। खांडसारी भी गुड़ जैसी एक चीज होती है, शुगर से बनती है। मिठाई गांव वगैरह में काफी यूज होती है। अब तो उतना यूज नहीं है, लेकिन पहले काफी लोग इसको यूज करते थे। गुड़ अभी भी यूज होता है, जिसको जैगरी बोलते हैं, है ना। तो वर्ल्ड में प्रोडक्शन के नाम पे इंडिया शुगर के सेकंड रैंक पे है, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। गुड़ के प्रोडक्शन में फर्स्ट है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज में गुड़ इतना प्रोड्यूस नहीं होता है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये पॉइंट समझो, ये अच्छा पॉइंट है कि जो भी इंडस्ट्रीज हमारी थोड़ी सी सीजनल होती हैं, है ना, जो केवल सीजन पे या मानसून पे डिपेंडेंट होती हैं, तो उनमें कोऑपरेटिव सेक्टर होना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, बताओ मुझे कोई। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या है, क्यों बनाया जाता है कोऑपरेटिव? किसी को पता है? हाँ या ना? नाम सुना है, पता नहीं। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? हेल्प करना, है ना, साथ में मदद करना, किसी की साथ में काम करना। कोऑपरेशन का मतलब उसी तरह, जब कोऑपरेटिव सेक्टर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे किसान जो सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपस में मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एक कोऑपरेशन बना लेते हैं, और उसमें अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं सब लोग मिलके, ठीक है। और बहुत डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है कि अगर बाई सिचुएशन सीजन में सबकी कमाई हुई तो सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना, सॉरी, सब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना कॉपरेशन में लगाएंगे, ठीक है।
बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, ऑफ सीजन चल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और किसी किसान के पास बहुत दिक्कत हो गई, तो वो उस कॉरपोरेशन से मदद ले सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ले सकता है या फिर और कोई जरूरत है तो उसकी हेल्प ले सकता है। तो ये कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, और इसी तरह अमूल का जो हमारा आइडिया है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कॉपरेशन के लिए, अमूल का आइडिया भी ऐसा ही आया था कि बहुत सारे वहाँ के किसान थे, गिर के आसपास के, आनंद एक प्लेस है गुजरात में, उन सब ने मिलके प्रोडक्शन शुरू किया और जितना भी दूध प्रोड्यूस होता था वो एक जगह कलेक्ट करते थे, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते थे सब लोग मिलके, है ना। और बाई चांस ऑफ सीजन हो गया, किसी किसान को या किसी दूध वाले को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो लोन भी ले सकता है उनसे, उनसे मदद भी ले सकता है कोऑपरेटिव से। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव का। ठीक है, और अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने स्पेशली इसके लिए एक मिनिस्ट्री भी बना दी है, सहकारिता मंत्रालय, कॉपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मन हो तो देख लेना। बाकी इतनी इस इंडस्ट्री के बारे में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है ना। अभी टाइम ओवर हो रहा है क्लास का, तो क्या चीज, 11:15 पे होता है ना, अभी 11:14 ही तो हुआ है। सर अब हुआ है। चलो ठीक है, अच्छा 11:15 अब हुआ है। कौन सा तुमने हमारे ऊपर सर एहसान कर अभी दिया। याद से पीपीटी भेज दीजिएगा। नोट्स यार बना पहले रहे हैं आज भी, बैठ के, आज सबका नोट्स बना के लिखेंगे। हाँ नोट सारे बना लो। ये बीपीटी में कुछ अभी इंडस्ट्रीज एक दो बची हुई हैं, वो मैं शाम तक तुम लोगों को वो भी दे दूंगा, या फिर कल, अभी कल क्लास है तुम लोग की कि नहीं है। अच्छा कल तो 26 जनवरी है, परसों तो है नहीं। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये पीपीटी जितनी बनी है मैं तुमको अभी पूरी भेज दूंगा। ठीक है, और अगर इसमें दो तीन चीजें जो कुछ बची हुई हैं वो मैं तुमको कल या परसों तक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास नोट्स हो जाएंगे सारे। और बाकी दो इंडस्ट्री का मैं तुम्हें नहीं देने वाला नोट्स, कोई भी दो इंडस्ट्री भी मैं चेक करूंगा कौन सी थोड़ा सा इजी रहेंगी, वो आपको खुद उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। अरे सर रहने दीजिए, कॉपी करके याद कर लेंगे हम। अपने मन नहीं, से वजह से गलत गलत कुछ लिख देंगे तो। तो गलत के लिए मैं बैठा हूँ भाई, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो यार। मैं जब बैठा हूँ, टीचर तुम्हारे पास है, उससे पूछो, मैं क्लास लूंगा ना। कोई प्रॉब्लम है, बार बार मैं बोलता हूँ पर्सनली तुम लोगों को मैसेज करके, कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। ये क्यों कह रहे हो गलत लिख देंगे तो कौन करेगा। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, अभी तुमको पीपीटी दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो। बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक, यू ऑल मे लीव ओके नाउ। सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।